Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with the June 2019 math question paper, that is SSC के लिए हमने जो ऑब्जेक्टिव की सीरीज स्टार्ट की है, पिछली बार हमने पार्ट 1 देखा, आज पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 5 बिट सॉल्व की थी, आज नेक्स्ट 5 बिट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम सॉल्व करने वाले हैं। इफ देयर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको क्लिक करिए और आप पिछली 5 क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव बिट्स कैरीज 20 मार्क्स ऑन द होल ऑन इन योर मेन पेपर। आई मीन आउट ऑफ 80 आपके 20 मार्क्स का वेटेज होता है। इसको इग्नोर नहीं करिए, इसको लीस्ट प्रायोरिटी मत दीजिए, इसको टॉप प्रायोरिटी दीजिए। दिस इज मोर देन योर पासिंग मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एंड देखिए ये क्वेश्चंस है ना, इतनी सिंपल नहीं है जैसे आप समझते हो कि हम वी आर डूइंग प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं सो इट्स एनफ। नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स ये डिफरेंट होने वाले हैं और ये बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस दिस यू कैन नॉट राइट इट, यू कैन नॉट जस्ट फिल अप एनी रैंडम एबीसीज, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली ये सिक्स वन हमको स्टार्ट करना है, बट मैंने यहाँ पे सेवंथ का फिगर उतारा है, तो पहले हम सेवंथ करते हैं एंड देन विल मूव ऑन विद द सिक्स्थ वन। इट सेज इन द गिवन फिगर, द फिगर इज ऑन द राइट। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में PB is parallel to CF. So here is the PB, right? This is a triangle AFC and there is another triangle AEF, and this one PB is parallel to CF. Okay, तो ये दो parallel है, and then DP is parallel to EF. So this DP is parallel to EF. Okay, then AD by DE, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि like what is the ratio of AD by DE? Do you remember? What do you remember? Basic proportionality theorem maybe you have learned and I have shown it. I mean like we have previously solved triangles के चैप्टर में हमने ये किया था similar triangles में. So according to it AD by DB, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, DP is parallel to EF given। ये देखिए नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिव्स, आपको ये 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी अगर आएंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव्स करते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज होंगे और यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस और टू सॉल्व एनी न्यू गिवन क्वेश्चन। So it says DP is parallel to EF. So according to BPT क्या हो जाएगा? DP is parallel to EF होगा तो क्या होगा? AD by DE जो हमको फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू AP by PF। ठीक है, ये होगा AP by PF को इक्वल होगा। एंड मोर ओवर यहाँ पे क्या कहा गया है? PB is parallel to FC, तो यहाँ क्या होगा? AP by PF will be equal to AB by BC according to BPT। आप उसको लिख लेना इन ट्रायंगल एंड ऑल। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। सो अब ये देखिए यहाँ पे वी हैव द रेशियो ऑफ AB एंड BC की रेशियो हमको यहाँ पे पता है, यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए गए हैं। ये देखिए AB is 2 सेंटीमीटर, BC is not given again separately, BC नहीं दिया गया। ये कहा गया है कि होल लेंथ A to C is 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये कंप्लीट 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 minus 2 6, so this is 6 सेंटीमीटर, BC is 6। so अभी आपकी रेशियो AB by BC क्या हो जाएगी? 2/6। ठीक है, so AB by BC will be 2/6 upon cancellation 2 1s 2 3s। okay, always the ratios are written or the fractions are written in the least simplification। so AB by BC is equal to 1/3। AB by BC is equal to what? AP by PF। ये दोनों ratios equal है तो it is 1/3। I mean AP by PF is equal to 1/3, right? तो in this place of AP by PF is 1/3, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3। this is equal to what? AD by DE। ठीक है, ये होगा AD by D, आपका AD by D जो आपको यहाँ पे पूछा गया था। सो इट्स इक्वल टू 1/3। होप यू अंडरस्टूड इट। सो आप इसको पॉज करो और इसको नोट करो और विथ अंडरस्टैंडिंग, और इसके स्टेप्स भी आप लिख लो ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए इजी हो जाएगा। व्हाट ऑल आई हैव सेड ओरली के यहाँ पे जब पैरेलल होते हैं तो बीपीटी अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें लिखते हैं। लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वन सेज mean of certain observations is x bar। you remember statistics, ये ungrouped data है। okay, in whether it's grouped or ungrouped data, mean is always represented by x bar। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ungrouped data यानी कि the data which is not given in the form of a टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी, आपको जो टेबल दिया जाता है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पे क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसीज, ये सारी चीजें दी जाती है। ओके, ये इनिशियल वीडियोस है इसलिए मैं सब रिकैप कर रहा हूं, आगे जाके हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस में हम इसको रिवाइज करेंगे इस तरह, नेक्स्ट नहीं होगा ये। सो मीन ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस इज एक्स बार इज अ मीन। ओके, अब ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय m,
ओके अभी ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसको हम m से अगर डिवाइड कर रहे हैं and then increased by n and increased by n, that is increase is adding n to it, then mean of the new observations is, तो नए observations का mean क्या होगा? I'll show you what is it, don't worry. Okay, as you know the mean x bar equal to summation xi by n होता है, but यहाँ पे let's take m, here we are talking about m, तो हम यहाँ पे m लेते हैं and you remember समेशन, इसको एक्चुअली समेशन पढ़ना चाहिए, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है। यूजुअली ये लेटर को सिग्मा आप पढ़ते हो तो वो लेटर का नाम सिग्मा है, बट इस ये जब काम करता है व्हाट इट डिनोट्स इट रिप्रेजेंट्स समेशन, सम ऑफ, ठीक है। सो एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो इट इज गोइंग टू बी x1 plus x2 plus x3 plus so on up to xm, ओके इन टर्म्स ऑफ m लिखेंगे हम, divided by m. Fine. So this is the mean x bar and x1 x2 are up to xm are the observations and कितने observations है m, number of observations is m. अभी वापस आइए, यहाँ पे condition क्या था कि if each observation is divided by m, every observation must be divided by m and then increased by n, और एक एक को आप n increase करोगे यानी प्लस n करोगे. दिस इज नॉट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाला n नहीं होता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की प्लेस पे हम यहाँ पे m ले रहे हैं. ये देखिए ये क्या होगा, ओके x1 डिवाइडेड बाई m if every observation is divided by m, ठीक है, प्लस इंक्रीज्ड बाई n, और n इंक्रीज कर रहे हैं हम. ये देखिए ये एक के लिए हो गया, दिस इज फॉर वन ऑब्जर्वेशन. then x2 by m plus n. फाइन. सिमिलरली x3 का भी ऐसे होगा, प्लेस यहाँ पे नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लास्ट वन लिख रहा हूँ xm, योर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय m एंड इंक्रीज्ड बाय n, ओके, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय m. प्रीवियसली यहाँ पे m है. अब ये देखिए, लेट्स डू वन थिंग, देखिए n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n सारे रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं. Let's write them here, n plus so on up to n. How many times they are repeated? m times. Fine. And over here और यहाँ पे ये क्या रह गया, x1 by m, x2 by m, okay, x1 by m plus x2 by m plus so on up to, ये कितने हैं, up to xm by m. Fine. And then whole divided by m. Okay. So here m is being repeated, I mean like m यहाँ पे common है, तो I'll just write it once, मैं उसको एक बार लिखता हूँ m को. ये क्या हो गया, x1 plus x2 plus so on up to xm, okay, numerators denominators यहाँ पे same है, plus n, how many times it is repeated, sorry it is repeated m times, ये m times repeat हो रहा है, m the number of observations, तो इसको हम लिखेंगे n into m, n m times, that is n into m whole divided by m. Okay, then अब देखिए x1 plus x2 so on up to xm by m is this one, ये सेम है ना, तो इसको हमने क्या किया था, x bar, that's the mean x bar plus, okay, by यहाँ पे क्या रह गया, nm by m. ओके, नाउ इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं, सो ये बन जाएगा आपको x bar by m plus nm by m. व्हाट इज पॉसिबल हियर, m और m यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, अपॉन कैंसिलेशन व्हाट इज लेफ्ट, x bar by m plus n. दिस इज द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस. ओके, नए ऑब्जर्वेशंस हो गए, प्रीवियस जो आपके x1 x2 ऑब्जर्वेशंस थे उसको हमने एवरी ऑब्जर्वेशन को m से डिवाइड किया एंड देन n ऐड किया, तो ये आ गया. ओके, इसको गो थ्रू हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा और you will write it. And I hope you understood now कि why I was saying कि this is not same as what you are doing in your textbook. Regular textbook में आप जो कर रहे हो ये questions direct textbook के questions नहीं होते, ये आपकी conceptual understanding assess करने के लिए इनको beyond the textbook दिया जाता है और इनका level of difficulty थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है. So you write the answer, please pause it and write it. दिस क्वेश्चन इज बिट सिंपल बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से. देखिए यहाँ पे कहा गया, अ लैडर 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. Here we are talking about a vertical wall. Okay, let's say this is the vertical wall. यहाँ पे एक लैडर लगाई गई और टॉप ऑफ द वॉल, ये वॉल का टॉप है, यहाँ पे रीच हो रही है, ठीक है, ये ग्राउंड है. देन इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 degree with the wall. ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे ट्रिक है, ये देखो कैच क्या है यहाँ पे,
if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, not with the ground. Usually with the ground होता है तो हम angle यहाँ लिखते हैं. It is making an angle of 60 degree with the wall. ठीक है. So with the wall, so यहाँ पे angle 60 होगा. This is angle 60 degree. Okay. Between the ladder and the wall, then the height of the wall is, so wall की height हमको find करना है. ठीक है. So this is the wall. The blue line is a wall. We have to find its height. Let us assume it as some x. तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ठीक है. और लैडर कितना लंबा है? लैडर इज 15 मीटर्स. दिस इज द लैडर. ओके. आपको ये x निकालना है. देखो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, ओके, ध्यान दे कि ये एंगल के रेस्पेक्ट पे आपको देखना है. तो विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल ये साइड आपका अपोजिट हो जाएगा. एंड यू नो दिस इज द लॉन्गर साइड बीन द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज एडजेसेंट, राइट. सो यू आर गिवन hypotenuse and you have to find out adjacent. So adjacent hypotenuse कौन सी रेशियो में आएगा? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा? डू यू रिमेंबर? याद है या भूल गए? सो ये आता है कॉस में. तो विल बी टेकिंग cos theta is equal to adjacent by hypotenuse. देखो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. आगे आपको प्रॉब्लम्स करना बहुत आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे हम सारी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं. तो थीटा इज 60, cos 60, adjacent is assumed as x, hypotenuse was given as 15. ठीक है. So cos 60, do you remember cos 60? Cos 60 is 1 by 2, okay, from the trigonometric table, equal to x by 15. okay, so हमको x find करना है. x is our subject, so 15 यहाँ multiply कर लीजिए. 15 ones are 15, right. 15 by 2 equal to x, that is 15 by 2 आप divide करते हो तो ये होता है 7.5. so 7.5 meter is the height of the wall. fine. ये सेम चीज आपको अगर 2 मार्क के क्वेश्चन में दी गई तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा फॉर दैट केस एज वेल. बस इतना है कि आपको थोड़े डिटेल स्टेप्स लिखना है. लास्ट 2 मोर क्वेश्चंस. सो हियर इट इज सेड इफ secant theta plus tan theta equal to x, then secant theta. ओके, थोड़ा ध्यान दे. ओके, I'll write whatever is given. secant theta plus tan theta equal to x given. You have to find out the value of secant theta. So how this is solved? As you know, ये trigonometric identities यहाँ पे यूज होते हैं. on every problem is different. No problem matches with the another one. या कोई standard procedure भी नहीं है. So यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? We are going to take squaring on both sides. You have to write a step. अगर आपके problem में आता है तो squaring on both sides. तो अब ये a plus b whole square की identity लग रही है. तो इसको हम expand करते हैं a plus b whole square. तो ये क्या हो जाएगा? on expansion it will be a square plus 2 into a, that is 2 into secant theta, into b is tan theta, 2ab plus b square, that is tan theta whole square, equals to x square. Fine. So let's open the brackets quickly. So this is going to be secant square theta plus 2 secant theta into tan theta plus tan square theta, right, equals to x square. फाइन. ये एक्चुअली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं. इसमें आपको ऑप्शंस होते हैं. तो आपको जो secant थीटा की वैल्यू निकालना है, इट इज गिवन, इट इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x में है ये ओनली. और यहाँ पे अब हमको सिंप्लीफाई करना है सो दैट यहाँ पे सिर्फ secant थीटा यहाँ पे रहना चाहिए ऑन द लेफ्ट साइड. नो टैन्स, यहाँ पे tan थीटा नहीं होना चाहिए. ओके. सो अब हम tan थीटा इसको निकालते हैं. तो हाउ कैन वी रिमूव इज यूजिंग द आइडेंटिटी. यू रिमेंबर द secant tan आइडेंटिटी, दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. Here we are going to remove this tan square theta. So tan square को वहां पे आप भेज दीजिए. This is going to be secant square theta is equal to 1 plus, okay, tan square को हम यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा minus tan square will become plus tan square, और plus 1 को यहाँ ले लेंगे, it will become minus 1. Okay, no confusion. Minus tan square on reaching RHS it becomes plus tan square, plus 1 यहाँ आएगा तो minus 1 बन जाएगा. What did we actually trying to do is we are trying to replace this tan square here, क्योंकि आपका आंसर इज ओनली इन टर्म्स ऑफ secant. चलिए विल कंटिन्यू विद द प्रीवियस स्टेप. secant स्क्वायर थीटा प्लस 2 secant थीटा इनटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड एज व्हाट? इट कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर थीटा minus 1 equals to x square. Okay, so we observe that there are two secant squares here. secant square plus secant square will become 2 secant square theta. This is 2 secant theta into tan theta. ये -1 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये +1 हो जाएगा क्योंकि हमको सब्जेक्ट यहाँ पे ओनली secant थीटा होना चाहिए. वी डोंट वांट एनीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड. नाउ हियर डू यू सी एनीथिंग कॉमन इन दीस टू टर्म्स? ये प्लस से दो टर्म्स है यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं. 2 secant थीटा 2 secant थीटा 2 secant थीटा इज कॉमन. ऑन टेकिंग आउट 2 secant थीटा कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? ओनली secant थीटा. 2 secant थीटा इज आउट. यहाँ पे क्या रह गया? tan थीटा.
equals to x square plus 1. Okay, can you see this value here? यहाँ पे थी ना क्वेश्चन में हमको secant plus tan is x. So I'll straight away replace this secant plus tan as x. So this is 2 secant theta into this is x. Okay, x equal to x square plus 1. As I told you, we want only secant here. So let's transpose this here. इसको हम अगर राइट साइड भेजते हैं तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है. सो हियर इट इज 2 secant theta equal to x square plus 1 by x. इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इट. मैं अभी यही कर रहा हूँ. ये 2 को अब हम नेक्स्ट यहाँ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 2x. फाइन. So this is the value of secant theta equal to x square plus 1 by 2x. As I told you कि secant theta आपको in terms of x में होगा. देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन कितना बड़ा है, राइट? और इसीलिए 10 आपको जो इतने भी ऑब्जेक्टिव बिट्स दिए जा रहे हैं उसके लिए आपको एम्पल ऑफ टाइम, 1 बिट को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट्स ऑन एन एवरेज दिया जाता है. ठीक है, ऑन दैट बेसिस आपको क्वेश्चंस इतने चैलेंजिंग और इतने डिफिकल्ट होते हैं. चले, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. इट सेज a point P on a circle. Okay, straight away we'll do it. यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. Let's draw a circle. ठीक है, so let's this be the center of the circle. It says a point P on a circle. Let's take a point P here on a circle. PQ is a tangent. PQ is a tangent. P to Q there must be a tangent. चलो यहाँ पे हम tangent ड्रॉ करते हैं and let's take this to be Q. ये आपका PQ tangent हो गया. एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ऑलरेडी O यहाँ पे सेंटर आ गया, इसको हम O मार्क करते हैं. इफ ट्रायंगल OPQ, इट्स टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस अ ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स आर इक्वल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और इसी तरह दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं यूजुअली. सो टॉकिंग अबाउट विच ट्रायंगल? ट्रायंगल OPQ. तो OPQ कहाँ पे हमको मिलेगा? OP. ओके, OPQ. फाइन. सो ये ट्रायंगल की बात हो रही है. तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है टू साइड्स आर इक्वल. देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा. हाउ डू वी नो? हमको कैसे पता है? कि वेरी रिसेंटली हमने देखा टेंजेंट्स के चैप्टर में जो हमारा चल रहा था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट. सो ये 90 डिग्रीज बन जाएगा आपका. ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के जब 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई. ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हो गया. और यहाँ पे कहा गया है कि दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हो गए. तो ये दो साइड्स इक्वल हो गए. ये नहीं होगा क्योंकि दैट्स एन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड कांट बी इक्वल. राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होता है, लॉन्ग होता है. तो अभी जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके जो इंक्लूडेड एंगल्स है यहाँ पे ये भी इक्वल हो गए. ओके, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा. ये एंगल कितना है आपका? 90 डिग्रीज है. सो एंगल O एंड एंगल Q विल बी इक्वल. देखो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, आपको क्या पूछ रहा है? इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन एंगल OQP इज इक्वल टू डैश एंगल OQP. तो OQP कहाँ आ रहा है? OQP. हाउ मच विल बी दिस एंगल? आप बताइए कितना रहेगा ये एंगल? इट इज गोइंग टू बी 45. वो कैसे? दिस इज 90. सो ये 45 रहेगा और ये 45 रहेगा क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. तो ये 90 हो गया तो ये 45 रहेंगे. हाउ कैन वी से एग्जैक्टली 45? दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, सो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए. 45 90 प्लस 90 180. सो योर आंसर इज 45. होप यू अंडरस्टूड इट. तो इसको सुनने से सब अच्छा दिखेगा. आप इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना. विल मीट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पार्ट बी ऑब्जेक्टिव. आज हमने जून 19 का पेपर कंप्लीट किया, तो प्रोबेबली कल हम नेक्स्ट क्लास में हम मार्च 2019 का करेंगे. सो हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस.